you see that by 4 as given, we have x minus t का इंटीरियर इज इक्वल टू 5. और अभी मैंने आपको याद दिलाया कि x माइनस डी इंटीरियर इज ऑल्सो इक्वल टू दिस थिंग, सो दैट मीन्स x minus this is equal to 5, which means x is equal to D closure, which is another way of saying that D is dense. So this proves number 1, right? So डेंसनेस की पहचान में अब 2 भी शामिल हो गया, 3 भी शामिल हो गया और 4 भी शामिल हो गया, राइट? लेकिन डेफिनेशन के अलावा सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है डेंस को पहचानने का एक तरीका, वो इसका इस्तेमाल होता है, नंबर 3 का. नंबर 3 इज मोस्ट यूज्ड, राइट? दिस प्रॉपर्टी is most used to decide whether a subset is dense or not. Definition तो है ही, इसके अलावा ये, right? So this is most used, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है. तो यहां पर आप एक चीज नोट कर लीजिए कि as a remark in नंबर 3 लिखा है कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन, राइट? सो द नॉन एम्प्टी ओपन सेट G can be replaced by any non-empty basic open set also. तो क्या इसमें देखने की बात है, नंबर 3 लिखा तो ओपन सेट के, लेकिन बेसिक ओपन सेट से भी काम चल जाएगा. देखिए हमने आपको बताया था कि ये टोपोलॉजी है, तो ठीक है, ये टोपोलॉजी है, और अमूमन अगर इसका कोई बेस दिया हुआ है तो बेस जो है इसकी सब फैमिली होता है. तो ऑर्डिनरीली किसी बेस में नंबर ऑफ ओपन सेट की संख्या कम होगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन द होल ऑफ द टोपोलॉजी. यहां पर आपको टेस्ट करना है फॉर ऑल नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स, और अगर ये सच हो गया तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा केवल ऑल नॉन एम्प्टी बेसिक ओपन सेट. क्योंकि बेसिक ओपन सेट संख्या कम है, इसलिए अगर ये सही हो जाएगा तो कोई सेट डेंस है कि नहीं ये टेस्ट करना और सरल हो जाएगा, बिकॉज यू ओनली हैव टू टेस्ट इट ओनली फॉर नॉन एम्प्टी बेसिक ओपन सेट, ना कि सभी ओपन सेट्स के लिए. ऐसा क्यों होता है? तो अगर मान लीजिए सपोज आई कॉल दिस प्रॉपर्टी एज a स्टार, राइट? हमको क्या दिखाना है, अगर 3 ट्रू है तो स्टार भी ट्रू है, फिर दिखाना है अगर स्टार ट्रू है तो 3 भी ट्रू है. तो एक चीज तो क्लियर है. सो इसी कंटिन्यूएशन में क्लियरली इफ 3 holds, then star also holds. क्योंकि ये कहता है कि सभी ओपन सेट के लिए हो रहा है, तो बेसिक ओपन सेट भी तो ओपन होते हैं. जब सभी के लिए हो रहा है तो बेसिक ओपन सेट के लिए भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो नाउ सपोज स्टार होल्ड्स, यानी कि सपोज D is a subset such that the intersection of every non-empty basic open set with D is not empty. हमको दिखाना है कि तब intersection with every
non-empty open set भी with D is going to be non-empty. Suppose this hold. अब मान लीजिए let G belong to T and G be not empty. हमें दिखाना है कि ये चीज होल्ड करेगा. Since G is not empty, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर एलिमेंट. There exist some X in G. Now, if B is a base for this thing, then आपको बेस की प्रॉपर्टी से याद होगा, क्योंकि ये ओपन है, so there exists some B such that X belongs to B and this is contained in G. आपको याद दिला दें, अगर ये बेस है तो बेस की परिभाषा के हिसाब से every open set is a union of members of this thing. तो किसी ना किसी उस यूनियन में जो मेंबर्स शामिल हो, किसी ना किसी में तो एक्स होगा ही, क्योंकि एक्स जी में है तो किसी ना किसी में तो होगा ही. सो दैट इज व्हाई यू कैन ऑलवेज फाइंड सम बेसिक ओपन सेट containing X which is contained in G. So clearly ये जो B मिला आपको, चूंकि इसमें X है, ये आपका नॉट एम्प्टी है. सो हम मान के चल रहे हैं कि स्टार होल्ड्स. सो बाई स्टार B intersection, sorry, this is not empty. But then चूंकि G B से भी बड़ा है तो श्योरली ये भी आपका नॉट एम्प्टी होगा. सो 3 होल्ड्स. तो ये जरूर है कि हमने यहां लिखा है कि थर्ड प्रॉपर्टी लिखा है फॉर एवरी नॉन एम्प्टी बेसिक ओपन सेट, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो अब इससे भी काम चल जाएगा. यू टेस्ट इट ओनली फॉर every non-empty basic open set and the reason I have just given to you, right? So हम याद रखेंगे कि D is dense if the closure of D is equal to X, the definition कहती है. इसके अलावा एक और तरीका है, D is dense if its intersection with every non-empty open set is open, or equivalently if its intersection with every non-empty basic open set is not empty, right? दोनों से काम चल जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर, हाँ बोलिए. सर लास्ट क्लास में आपने कुछ एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें डिराइव्ड सेट निकालने थे. सर एक बार उनके आंसर्स मैच करवा दीजिए. आंसर तो मैच नहीं करता, जो मन में लिख दिया है आंसर हमको निकालना पड़ेगा. आप हमको आंसर भेज दीजिए ना, हमको भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, बता देंगे आपको. ठीक है सर. ठीक. या चलिए अभी आपके सामने कर देते हैं. क्या था बताइए. सर एक सेट दिया हुआ था X इज इक्वल्स टू ABCD. गुड, जस्ट अ मोमेंट, सब लोग देख लेंगे. ABCD और एंड टाउ इज इक्वल्स टू 5. टाउ इज इक्वल टू 5x और सेट A सेट में CD एंड ACD. ऑब्वियसली इसको तो होना ही पड़ेगा. ठीक. सर आपने एक निकाल के बताया था, बाकी एक क्या थे बताइए, दूसरे क्या थे एक जो दिया था आपने A इज इक्वल्स टू AB, उसका आपने डिराइव सेट B निकाल दिया था. और सर आपने 3 और एक दिया था सेट A का सॉल्व करने के लिए. क्या था? केवल ये था, केवल ये. यस सर. अच्छा, तो अब हम केवल एक ही का दिखाएंगे, है ना. तो हमारा ये निकालना और क्या निकालना है? बस ये निकालना है, कुछ और निकालना है? सर डिराइव्ड सेट ही निकालना है. यही निकालना है. ओके. तो डिराइव्ड सेट का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको देखना पड़ेगा इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे? इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे इस x के वो पॉइंट्स
such that every open set containing that particular point contains a point of A other than this thing. इसमें एक ही तो पॉइंट है, राइट? सो यू कैन सी दैट, मान लीजिए ओपन सेट्स containing A, open sets containing B, open sets containing C, open sets containing D. A कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं? X है, A है, और हमको ये दिखाई पड़ रहा और तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये वाला जो सेट है, ये वाला जो ओपन सेट है, डेफिनेशन कहती है कि ए लिमिट पॉइंट होगा यदि ए को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट के अंदर इस ए का एक पॉइंट हो अदर देन स्मॉल ए। लेकिन इसको लीजिएगा, अगर आप इसको लीजिएगा तो इसका जब इंटरसेक्शन निकालिएगा तो उसमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा अदर देन दिस ए। तो आपको एक ओपन सेट मिल गया कंटेनिंग ए which does not contain any point of capital A other than A. Therefore, this A cannot be a limit point. तो ये तो खत्म हो गया, ये तो नहीं होगा, A तो नहीं हो सकता है इसका पॉइंट। B में देखिए कौन कौन ओपन सेट्स हैं, एक तो X हो जाएगा और बस, और कुछ नहीं है, और तो कुछ है नहीं इसमें, B तो है केवल, B में केवल एक ही है। तो X का इंटरसेक्शन विद A क्या मिलेगा? X का इंटरसेक्शन विद A क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? BCD। नहीं, तो यहां पर क्या होगा, देखिए आपको क्या निकालना है कि एवरी ओपन सेट से G कंटेनिंग A should be tested for whether G intersection A minus इसको this is equal to not empty, but here A minus A is equal to empty। एक तो एलिमेंट है जो निकाल दिया, एम्प्टी बचेगा। तो आप देखिएगा कोई भी जी लीजिएगा, जब ये एम्प्टी हो जाएगा तो एम्प्टी तो कभी नॉन एम्प्टी आ ही नहीं सकता, राइट? तो यहाँ पर क्या पाइएगा कि कोई भी ओपन सेट ले लें, कोई सा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ही एम्प्टी है, ये खुद ही एम्प्टी है, तो कभी भी आपको नॉन एम्प्टी नहीं मिलेगा। तो क्या आपका जवाब मिल जाएगा? इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, दिस विल बी 5। आपका जवाब क्या था बताइए? यस सर, यही 5 आ रहा था। 5 आ रहा था ना, तो इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, काम खत्म हो गया, है ना? तो ऐसी बाकी निकालें। तो हमने आपको पहले बताया था कि केवल आपको केयरफुली ये ढूंढना है कि किसी भी एलिमेंट को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट्स हैं। अगर आपने ओपन सेट्स को ठीक से ढूंढ लिया, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, केवल ये टेस्ट करना है। उस ओपन सेट जगह जी लिखा, ये टेस्ट कर लिया कि नॉन एम्प्टी है कि नहीं। अब चाहे हम यहाँ पे ए लिखे चाहे कोई दूसरा और कुछ लिख दे, क्या फर्क पड़ेगा, उसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिएगा। जब आपको ओपन सेट्स की पिक्चर क्लियर है, बाकी सब सेट थ्योरी है, उसमें कोई टोपोलॉजी थोड़ी ना है, इसमें कोई टोपोलॉजी थोड़ी ना है। एक बार आपने ओपन सेट पता कर लिया तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो दो सेट का सेक्शन एम्प्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप देख ही सकते हैं, राइट? तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। ओके, सो आई नाउ, हाँ बोलिए। हाँ सर, ACD का जो डिराइव सेट होगा वो भी 5 होगा? तो देखना पड़ेगा, हमको मालूम थोड़ी ना है। मान लीजिए ए है आपका ACD, ठीक है? तो अब आपको सब टेस्ट करना है कि क्या ए का लिमिट पॉइंट हो सकता है कि नहीं, बी हो सकता है कि नहीं, सी हो सकता है कि, एक एक करके देखा जाए। अगर आप ए को देखिएगा तो ए का ओपन सेट तो यही रहेंगे, ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है ना? तो जब आप इसको लीजिएगा, ये वाला ओपन सेट लीजिएगा, तो इसका इंटरसेक्शन विद ए माइनस ए निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको? एम्प्टी मिलेगा। देखिए इसका इंटरसेक्शन
हमको चाहते क्या है, हमको देखना है कि देखिए हम क्वेश्चन ये है, कैन ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ, ये वाला ए जो लिखा है इसको A1 बोल देते हैं, चलिए A1, ए तुम्हारा ये था मान लीजिए, ऑफ A1, ये हमारा सवाल है। तो हमको देखना पड़ेगा जितने भी ओपन सेट्स ए को कंटेन करने वाले हैं, ये उन सब में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी सब में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। हम A1 लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ A1 लिख देंगे, सब में होनी चाहिए। तो अगर आपने G को ये वाला ले लिया आपने, जब G को आप ये ले लेंगे तो जैसे ही आप A1 में से A को निकाल दीजिएगा, बस G इतना छोटा है, इसमें केवल एक ही तो एलिमेंट है, तो अगर यहां में से निकल जाएगा तो एम्प्टी आपको कैसे मिलेगा, वो आपको आप हमेशा एम्प्टी मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला द पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। फिर से रिपीट करें, ए लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होगा कि ए को कंटेन करना ये वाला जो ओपन सेट है, ये वाला, अगर मान लीजिए हम जी की जगह ये लिख देते हैं, ये हमारा जी हो गया, इंटरसेक्शन ए माइनस ए, बताइए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए। जब आपने यहां से 5 मिल जाएगा, इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता, तो ए नहीं हुआ इसका, इसमें ए नहीं आएगा। अब आप बी को देखिए, बी पे आइए, क्या बी लिमिट पॉइंट हो सकता है? बी कंटेन करने वाला एक ही तो है, एक ही ओपन सेट है। तो जब यहां पर हम इसको लिखेंगे, एक ही ओपन सेट है, यहां लिख देंगे बी लिख देंगे, तो ए में से जब बी निकाल देंगे, A1 में से जब बी निकाल देंगे, बी निकाल, इसमें बी है ही नहीं, क्या मिल जाएगा ACD, और X में भी ACD है तो इंटरसेक्शन में मिल जाएंगे बहुत सारे पॉइंट्स अदर देन बी, इसका मतलब कि बी हो जाएगा, बी तो हो जाएगा, बी हो जाएगा इसके अंदर। अब सी पे आइए, सी पे आइए, तो सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? एक तो X हो गया, और एक AC हो गया, एक हो गया ACD। इत्तेफाक से इसमें सबसे छोटा वाला ये वाला है, हम इसी को टेस्ट करते हैं, बाकी सारे सेक्शन बड़े होंगे क्योंकि बाकी सब इसको कंटेन करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसकी जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर AC और यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पर C निकाल देंगे इसमें से, तो A1 में से जब C निकल जाएगा तो क्या बचेगा? केवल A और D बचेगा। तो इसमें भी AC है, यानी इंटरसेक्शन में A आ जाएगा एंड इंटरसेक्शन आपको नॉन एम्प्टी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये भी आ गया, C भी आ गया। अब D देखिए, D को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? एक तो X है, एक ACD है, एक ACD है, और इत्तेफाक से यहाँ पर भी इत्तेफाक सबसे छोटा वाला ये वाला है, केवल इस पर टेस्ट कर लें छोटे वाले पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे लिख देंगे हम CD, इसकी जगह पे लिख देंगे यहाँ पर D कर देंगे। तो जब A1 में से जब D निकाल देंगे तो क्या बचेगा? AC बचेगा। एक मिनट बचेगा, AC बचेगा। तो CD इंटरसेक्शन AC क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा, एंड C इज दैट मींस नॉन एम्प्टी, तो आपको ये भी मिल जाएगा। अब बोलिए क्या कर रही है, बताइए। सर डी क्यों होगा? क्या चीज? इसलिए होगा कि D को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? एक तो X है, हाँ सर, बी एक ये है, B की बात कर रहे हैं, B। यस सर। ये B इसलिए होगा कि B को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से थे? केवल X था, ओनली X, एक ही तो था B कंटेन कर, और कुछ नहीं है। तो X का इंटरसेक्शन विद A1 माइनस B क्या मिलेगा आपको? A1 में से B निकाल देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें B था ही नहीं, तो क्या मिल जाएगा? ACD, दिस इज इक्वल टू ACD, और X पे भी ACD है तो इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा? ACD दैट मींस नॉट एम्प्टी, इसलिए यहां पर B चला जाएगा, राइट? ऐसे ही C बता ही चुके हैं, D आपको बता चुके हैं, ठीक है? तो वंस अगेन बस आपको क्लियर होना चाहिए कि
अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट्स, ये पिक्चर क्लियर होगी तो बाकी तो कुछ बाकी सेट थ्योरी है। इंटरसेक्शन निकालने में क्या जाता है, अगर आपको सेट्स मालूम है, 2 सेट्स मालूम है, इंटरसेक्शन निकालना आसान है जो पॉइंट्स कॉमन हो। तो आपको बस ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट्स हैं। अगर ये आपने सही निकाल लिया तो 99% आपका जवाब सही आना चाहिए, अनलेस कोई ट्रिवियल मिस्टेक हो जाए। ठीक है, ओके, सो आई विल नाउ पास ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो ऐसे ही बाकी जितनी एग्जांपल टेस्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 ठीक से कीजिएगा तो अपने आप फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। ओके, सो नाउ वी ए न्यू थिंग। अब एक बहुत ही टोपोलॉजी में अगर कोई इंपॉर्टेंट सिंगल कॉन्सेप्ट है तो वह है कंटिन्यूटी। ठीक है, बल्कि बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं कि वो दे डिस्क्राइब टोपोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो कहने का मतलब है कंटिन्यूटी इज द की नोशन इन टोपोलॉजी, राइट, एंड द डेफिनेशन इज लाइक दिस थिंग। Given two topological spaces xt and ys, a function f from x to y, तो हम लिखते जरूर है एक्चुअली f is a function from the set x to y, हालांकि हमने यहाँ पे कॉमा करके टोपोलॉजी भी लिख दिया है, राइट। a function is called continuous, और जो लोग बहुत सावधान है वो लिखेंगे और ts continuous। यानी कि कंटिन्यूटी विल डिपेंड ऑन किस पे टोपोलॉजी क्या, इस पे टोपोलॉजी क्या है, लेकिन हम लोग केवल इसी का इस्तेमाल करेंगे। इफ f inverse v belongs to T for every v belonging to S, यानी कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन, समथिंग लाइक दिस थिंग। ये x है, ये y है, यहां से यहां तक फंक्शन f है। यहां पर आप कोई भी ओपन सेट ले ले v, इसकी इनवर्स इमेज यहां पर आ जाएगी, मान लीजिए ये है, मान लीजिए f इनवर्स p। तो अगर v ओपन है y में तो इसकी इनवर्स में जो कि x का सबसेट है उसको ओपन होना चाहिए इसके अंदर। So this happens. So this should happen for every open set this thing. Then f is said to be continuous, right? और एक और है कि f या further f is said to be continuous at a point x। ये एक पूरा फ्रेज है, ये केवल कंटिन्यूस, दिस थिंग कंटिन्यूस एट x if for every v belong, बल्कि इसको ऐसे लिखेंगे हम, if for every neighborhood
m of y in this topological space, there is a neighborhood n of x in this such that f of n is contained in m. क्या मतलब हुआ? ये अगर आपका x है, ये अगर आपका y है, ये f है, सॉरी फॉर एवरी नेबरहुड y गलत लिखा हुआ है, सॉरी एवरी नेबरहुड ऑफ fx. सो ये कोई पॉइंट दिया हुआ है आपको x, देन वी से दैट f इज कंटिन्यूअस एट x. पहले आप क्या कीजिए, इसकी इमेज निकालिए. यहाँ पर ये इसकी मान लीजिए इसकी इमेज है, ये मान लीजिए इसकी इमेज है. If for every neighborhood m of this, चाहे कितनी छोटी हो, इसके साइज के हिसाब से यहां पे एक नेबरहुड मिल जाए, ये मान लीजिए n, कि जब इसकी इमेज लें तो ये पूरी की पूरी m के अंदर कंटेन्ड हो, ये इमेज पूरी की पूरी m के अंदर कंटेन्ड हो. सो दिस इज योर f of n. तो आपने किसी x पर कंटिन्यूटी का अर्थ किया है कि अगर आप इमेज ले लें और इमेज की कोई भी नेबरहुड ले लें, कोई भी ले लें, यानी उसका साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, राइट. तो आपको यहाँ पर x की नेबरहुड मिलने की गारंटी होनी चाहिए जिसकी इमेज पूरी की पूरी m के अंदर कंटेन्ड हो. तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. अगर हम कह रहे हैं कोई भी नेबरहुड ले लें, अगर m नेबरहुड छोटा ले लिया तो यहाँ पे आपको यहाँ भी नेबरहुड छोटी मिलनी चाहिए, राइट. तो उस पर डिपेंड करेगा. सो दिस हैपन, देन वी से दैट f इज कंटिन्यूअस एट x, राइट. तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम पहले इसकी एग्जांपल देंगे, राइट. देन वी शैल प्रूव अ रिजल्ट जिससे आपको इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. तो एग्जांपल्स के तौर पे जैसे कि ओके आइडेंटिटी मैप्स. और कंटिन्यूस, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं. दैट मीन्स कि अगर आपने एक टॉपोलॉजिकल स्पेस यहां लिया, एक टॉपोलॉजिकल स्पेस यहां लिया और इनके बीच पे ले लिया एंटी मैप. एंटी मैप करता है क्या है, किसी भी एलिमेंट को बिना छेड़े उसी पे भेज देता है. ये कंटिन्यूस होगा. क्यों होगा? क्योंकि एंटी मैप है. आपको मालूम है कि फॉर एवरी v in t, here for every v in t, I'm sorry. For every v in t, हमारा f की जगह ये लिख रहे हैं ना. For every v, this inverse v क्या होगा? क्योंकि एंटी मैप है तो कोई चेंज तो हो नहीं रहा. सो दिस विल रिमेन इक्वल टू v. तो अगर v t में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसकी इनवर्स इमेज बिलोंग कर रही है. तो ऑब्वियसली एंटी मैप्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. अगर ये ले लेते हैं, मान लीजिए लेट x d be any discrete space and this be any indiscrete space, then all maps f from
xt to yi and g from this. ओह, बहुत खराब चल रहा है पेन हमसे. अच्छा, हम एक एक कर करते हैं, इकट्ठा मत करें, सॉरी. ओके, एक एक करके करते हैं. और कंटिन्यूस क्यों? ये कंटिन्यूस क्यों होगा? हम कह रहे हैं कोई भी एफ हो, डेफिनेशन क्या है, इस पर कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो, क्योंकि हमको क्या टेस्ट करना है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन ईयर. यहां पर कौन कौन से ओपन सेट? दो ही तो ओपन सेट्स हैं, एक है फाई और एक है वाई. इसके अलावा इस पर कुछ नहीं है. इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना, और कुछ नहीं है. तो आपको मालूम है कि एम्प्टी सेट की इनवर्स इमेज क्या होगी? यही होगी. और पूरे के पूरे डोमेन सेट की इनवर्स इमेज क्या होगी? पूरा का पूरा कोडोमेन. तो आपको मालूम है कि फाई इज ऑलवेज ओपन इन एनी टोपोलॉजी, एक्स इज ओपन इन एनी टोपोलॉजी. ये तो हो ही जाएगा, राइट? बल्कि हमको, आई एम सॉरी, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई. अच्छा, थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए, हम चेंज कर देते हैं. आई विल रिप्लेस इट बाय समथिंग एल्स. इसको बाद में कर देंगे. हम सबको एक साथ करना चाहे, तीनों को एक साथ अलग अलग करेंगे तो क्लियर रहेगा. ओके, सो लेट दिस बी एंड दिस बी एनी टॉपोलॉजिकल स्पेस. ऑल मैप्स आर कंटिन्यूअस, क्योंकि आपने कोई भी लिया आपने, फॉर एवरी वी, अभी कोई भी टोपोलॉजी में कुछ भी ओपन हो सकता है, नहीं? हमको मालूम नहीं क्या क्या ओपन है. इफ यू टेक एनी वी, तो एफ इनवर्स वी, सिंस एफ इनवर्स वी द सबसेट ऑफ एक्स, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सारे सबसेट्स ओपन हो सकते हैं, देयरफॉर एफ इनवर्स वी इज इन डी, राइट? तो क्या हो जाएगा कि कोई भी ओपन सबसेट ले लें, उसकी इनवर्स इमेज by virtue of being a subset of X is going to be open in the discrete topology. So inverse image of each open set is open. Therefore, every function is continuous. तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपका डोमेन डिस्क्रीट स्पेस है, तो यहां पर कोई भी टोपोलॉजी हो, irrespective of that, every function is going to be continuous, right? और थर्ड एग्जांपल हम आपको ये देते, जो कि हम इकट्ठा लिखना चाहते थे, लेकिन अब अलग अलग करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? वो ये है कि इफ एक्स, सॉरी, if x, how do I write? If x I is an discrete space and yt is a topological space such that t is not indiscrete
then no function from xi to this can be continuous unless it is a constant. देखिए, तो हमारे पास क्या यहां पर है कि ये हमारा x है, ये हमारा y है। इस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इस पर कोई टोपोलॉजी है, राइट? इस पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और इस पे कोई टोपोलॉजी जो कि डिस्क्रीट नहीं है। कोई फंक्शन ले लीजिए, केवल एक कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट का मतलब ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही जगह जा रहे हैं, तब हो जाए कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है? कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि दैट इज f does not send all of x to only one point। ये इसका मतलब हुआ। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? f तो नॉन कांस्टेंट बता दिया। f सेंड्स ऑल ऑफ x टू ओनली वन पॉइंट। अगर सारे के सारे एक ही पॉइंट पे चले जाएंगे तब बोलेंगे कांस्टेंट, अदरवाइज नॉन कांस्टेंट। तो फिर लेट मी कम बैक। तो अगर f कोई फंक्शन है यहां से यहां तक और ये आपका y है, ये आपका y है, ये आपका y है, इस पे कोई टोपोलॉजी है जो कि दिया हुआ है कि वो इनडिस्क्रीट नहीं है, वो आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं है, राइट? तो इसमें कम से कम अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती तो टाउ में क्या होता? केवल फाई और y होता। तो चूंकि इनडिस्क्रीट नहीं तो कोई ना कोई तो इसके अंदर होगा, इसका मतलब सो देयर एग्जिस्ट some v in tau such that v is not equal to phi या y। चूंकि ये टोपोलॉजी डिस्क्रीट नहीं तो कोई ना कोई सेट होगा जो कि ना फाई के बराबर ना इसके बराबर, कोई ना कोई ओपन सेट होगा देन दिस थिंग। तो जब आप इसकी इनवर्स में ले रहे हैं यहां पर, तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है कि दो ही तो ओपन सेट्स आपके पास इनडिस्क्रीट में, फाई और एक्स केवल। तो इसकी इमेज जो मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी अदर देन फाई एंड एक्स, क्योंकि एक फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। सो दैट मीन्स कि ordinarily every function from a discrete space is always continuous, and ordinarily most functions from an indiscrete space to another space are going to be not continuous। most का मतलब एक कंडीशन लगा दी कि ये टोपोलॉजी जो है आपकी इंडिस्क्रीट ना हो, वो फंक्शन कंटिन्यूस वो कांस्टेंट ना हो, वगैरह वगैरह, राइट? तो अमूमन हर फंक्शन फ्रॉम ए डिस्क्रीट स्पेस इज कंटिन्यूस एंड लगभग सभी फंक्शन फ्रॉम एन इनडिस्क्रीट स्पेस आर गोइंग टू बी नॉट कंटिन्यूस, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इजी एग्जांपल्स। फिर आपको नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया? हेलो, यस सर, यस। ओके, सो नेक्स्ट आप देखिए कि अभी हमने कांस्टेंट का फंक्शन का जिक्र किया था. सो लेट f from any space to any another topological space be a constant function. से पूरा का पूरा x जो है वो एक ही जगह पे जा रहा है, y0, समथिंग लाइक दिस थिंग. ये आपका x है, ये आपका y है, सब के सब एक ही जगह जा रहे हैं, पूरा का पूरा. ऑल द एलिमेंट्स आर गोइंग टू ओनली, सब एक ही जगह जा रहे हैं, ऑल पॉइंट्स गोइंग टू ओनली वन प्लेस. ये मान लीजिए y0 है. देन f is continuous. क्यों? Since if we take any v, then कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है हमको कि f इनवर्स v जो है वो इसमें बिलोंग करना चाहिए. तो आपने कोई भी इसका सबसेट लिया, ओपन सेट लिया, वो ओपन सेट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं. तो आप देखिएगा कि अगर इस ओपन सेट में इत्तेफाक से एलिमेंट नहीं आया, अगर आपने ओपन सेट यहां ले लिया, मान लीजिए ये आपका वी हो गया, अगर मान लीजिए अगर इसमें नहीं तो इसकी इनवर्स इमेज क्या मिलेगी बताइए? यहां क्या लिखे? एफ इनवर्स वी क्या होगा? अगर ये आपका v है, जिसके अंदर y0 नहीं है और फंक्शन कांस्टेंट है, सभी एलिमेंट, इसकी इनवर्स इमेज क्या मिलेगी? Somebody should tell what is the inverse image of this thing. अगर इस v के अंदर ये एलिमेंट नहीं तो इसकी इनवर्स इमेज क्या मिलेगी? ये तो सेट थ्योरी का सवाल है. सर 5. हाँ, क्या 5 मिलेगा? राइट, दैट्स एग्जैक्टली, इसमें 5 मिल जाएगा. और अगर इसके अंदर कोई आपने ऐसा भी ले लिया जिसके अंदर ये आ जाएगा, तब क्या मिलेगा? होल सेट एक्स. एग्जैक्ट, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है. राइट, एंड दोनों ही केसेस में इन बोथ केसेस f इनवर्स v, क्योंकि हर टोपोलॉजी में ये दोनों ओपन तो होते ही हैं, दिस बिलोंग टू दिस थिंग, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस. So all constant maps are continuous. ये एक चीज मालूम चली, हर कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होगा irrespective of what topology is on the domain set and what topology is on the codomains. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. राइट, क्योंकि हर केस में इनवर्स इमेज एक ही मिलेगी, दो ही मिलेंगी, चाहे फाई होगी चाहे एक्स होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है. राइट, सो कांस्टेंट मैप्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, आईएनटी मैप्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, एवरी मैप फ्रॉम अ डिस्क्रीट स्पेस टू एनी स्पेस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, वगैरह वगैरह. राइट, नाउ ओके, सो नाउ वी प्रूफ, हमने एक डेफिनेशन दी थी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो उसमें और जो हमारी डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन की, उसमें क्या रिश्ता है? रिश्ता ये है, अब वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, उसको हम थ्योरम को दर्जा देंगे कि ए फंक्शन f फ्रॉम xt टू ys is continuous if and only if f is continuous
x, ये आ गया इसमें, इट शुड बी एट ईच। अगर हर इस पे होगा तो ये आपका सरल है। पहले मान लीजिए फर्स्ट लेट एफ बी कंटिन्यूस। आपको याद दिलाएं इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब एफ इनवर्स वी बिलोंग्स टू टी फॉर एवरी वी इन एस। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। हमको दिखाना है इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट। सो कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट की डेफिनेशन आप एक बार पलट के देख लीजिएगा। हमको क्या दिखाना है? वी वांट टू शो, लेट मी ड्रॉ द पिक्चर। ये x है, ये y है। हमको दिखाना है ये फंक्शन है, हमको दिखाना है यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो हमको डेफिनेशन क्या कहती थी कि इसकी इमेज अगर ये है fx, तो इसको कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड m ले लें, तो हमको यहाँ पर एक नेबरहुड n मिलनी चाहिए such that f of n is contained in m. So there exists a neighborhood this, right? तो हमको ये चीज दिखानी है। तो हम क्या करेंगे? So take some element of this thing. Let m be a neighborhood of fx in this thing. Then neighborhood की परिभाषा से m should contain an open set around this thing. Then there exists some open set in S such that fx belongs to V and this is contained in M. Right? Now, since f is continuous, चूंकि V open है, this thing is open here. Also, as fx is in V, therefore x is in f inverse V. क्लियरली चूंकि ये ओपन है, और आपको मालूम है ए सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट पॉइंट। ये इसका पॉइंट है। क्लियरली एफ इनवर्स बी इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स इन एक्स टी। अगर आप चाहें तो इसका नाम दे दीजिए n, क्योंकि आपको एक नेबरहुड चाहिए x की विद दिस प्रॉपर्टी। नाउ f ऑफ n क्या हो जाएगा? f इनवर्स, ये v है, f इनवर्स v। और सेट थ्योरी से आपको मालूम है कि f इनवर्स किसी भी कोडोमेन में किसी भी सबसेट v की इनवर्स इमेज लीजिएगा, फिर उसकी इमेज लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंटेन्ड इन v। इस पे टोपोलॉजी नहीं है, इस पे सेट थ्योरी है। कोई भी अगर आपके पास एक ये है, एक ये है, यहां से यहां तक फंक्शन मान लीजिए f है, ठीक है, आपने ये कोई v लिया, कोई भी सबसेट v लिया, इसकी इनवर्स इमेज ली पहले आपने, यहां ले ली इनवर्स इमेज, ठीक है, ये f इनवर्स v है, ये मान लीजिए आपका v है। फिर जब आप इसकी जब इमेज लीजिएगा तो वो v से बड़ी नहीं होगी, v के अंदर हमेशा कंटेंट होगी,
इसमें टोपोलॉजी कहीं नहीं, केवल सेट थ्योरी है. So this is always true, this is always true, this is always true, this is always true, this contains this thing, right? So therefore f of n is contained in v. तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन v कहीं लिखा होगा, v is contained in m, v is contained in m. तो आपको जो चाहिए था मिल गया, आपको एक नेबरहुड n x की मिल गई जिसकी इमेज m के अंदर कंटेन्ड है. Therefore f is continuous at x. तो अगर f continuous है, then f is continuous at each point of x. हमने किस चीज का इस्तेमाल किया कि a set is open if and only if it is neighborhood of feature point. तो f बड़ी जो ओपन सेट था वो x की नेबरहुड हो गया. इसी को हमने n बोल दिया, क्योंकि हम एक n ढूंढ रहे थे, उसको हमने n बोल दिया. और ये सेट थ्योरी से फॉलो कर जाता है कि ये हमेशा ट्रू होता है, right? So this is going to happen. So we have got a neighborhood n of x जिसकी इमेज is contained in m, therefore f is continuous at x. So this takes care of this thing. इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और कन्वर्ट्स कल करेंगे, क्योंकि इस पर टाइम लगेगा, राइट? उस पर टाइम लगेगा और जल्दी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, राइट? सो टुमारो वी शैल प्रूव द कन्वर्ट्स पार्ट कि इफ इट इज गिवन दैट f is continuous at each point, then f is continuous. That means inverse image of every open set is open. कल दिखेंगे. So I think this is all for today. Thank you, sir. Okay. ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया? Yes, sir. Okay. So Thank you, sir. okay, then see you tomorrow.